हेलो दोस्तों, मैं मनोज पाल पीएससी बाय डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी मध्य प्रदेश के राजवंश की पढ़ाने की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 4-5 राजवंश कंप्लीट कर चुके हैं। अगला राजवंश पढ़ते हैं। तो हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो निःशुल्क मार्गदर्शन है उसमें ये प्रारंभ किया है, जिसमें सारा आपको प्रीलिम्स और जितना प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस कंप्लीट होता जाएगा उतना हम कंप्लीट कर देंगे। तो मध्य प्रदेश के राजवंश की जो सीरीज है उसमें प्रमुख रूप से आपके मेंस को भी और प्रीलिम्स को दोनों को ही ध्यान में रखकर किया गया है। देखो, अब ये यूनिट 2 जो कि आपके इतिहास का पेपर है मेंस का पहला उसमें है, और आप यूनिट 2 प्रीलिम्स देखोगे, ठीक, जो कि आपके मध्य प्रदेश के इतिहास है उसमें दोनों में ही ये दिखाया गया है। तो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं जिस प्रकार के, जैसे 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, तो इसके माध्यम से ही मैंने इनको फॉर्मेट में कंपाइल किया है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़े। जो की पॉइंट्स हैं आपके वो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। तो आप जैसा इसमें लिखा है वैसा ही थोड़ा अपने हिसाब से अगर इम्प्रोवाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ राजवंशों में क्या है, बहुत छोटे राजवंश है जिनकी जानकारी बहुत कम मिलती है, तो उनको आप जो शासक है या प्रमुख घटनाएं या उनकी राजधानी उनके बारे में जो है 2 नंबर का तैयार कर लें, और पूरे वंश के रूप में, ठीक। तो जैसे आपका उच्चकल, परिव्राजक ये है, तो इनको एक वंश के रूप में ही पूरा 7 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से कर लें। जैसा कि जो मध्य प्रदेश की रियासतों के ट्रेंड में क्वेश्चन देखा गया कि एक पूरी रियासत के बारे में वो बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया करते थे। तो इसको इस प्रकार ध्यान रखना। प्रीलिम्स के माध्यम से आपके क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं, ठीक। जैसे आपके संस्थापक राज्यों से तो पीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि संस्थापक बता दो, ठीक, अंतिम शासक कौन है, ठीक, ये बता दो, उनकी राजधानी क्या थी, राज्य क्षेत्र कहाँ हुए, क्या अभिलेख है। ये मध्य प्रदेश के पीएससी के बहुत प्रीलिम्स के लिए बहुत प्राइम क्वेश्चन है, ठीक। और 2 नंबर में क्या क्वेश्चन आते हैं, वो छोटी घटनाएं आ गई, शासकों के बारे में आ गया, ठीक है, और उनके कुछ कार्यों के बारे में आ गया। तो ये ध्यान रखना, या उनके काल में कोई कवि रहे हैं, लेखक रहे, तो उनके बारे में आ सकता है। बाकी एक जो 7 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन है पूरा, या तो जैसे बड़े शासक होते हैं, जैसे ओलिकर पढ़ेंगे, यशोधर्मन है, प्रकाश धर्मन है, तो इनके बारे में एक बड़ा क्वेश्चन अलग से व्यक्तित्व पे आ सकता है। लेकिन जो छोटे शासक है, उच्चकल, परिव्राजक, इनमें क्या हो सकता है, आपको पूरे वंश के रूप में एक पूछ लिया जाए, 2-2 नंबर में एक शासक पूछ लिया जाए, ठीक। तो इनको आप ध्यान रखना कि कैसे पढ़ना है, ठीक। चलो, तो ये मध्य प्रदेश का राजवंश है, तो मैंने आपको ये बताया। इसमें से अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं ये देख लेते हैं। गर्दभील हो चुका है अपना, नाग हो चुका है, ओलिकर हो चुका है, ठीक। इसमें उच्चकल अपन पढ़ चुके हैं, कच्छप घाट पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं परिव्राजक राजवंश, ठीक। बाकी ये वाले शासक जो राजवंश है ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये पहले आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको सबसे पहले बार ये बता रहा हूँ, तो इससे वो मत करना कि बार बार रिपीटेशन हो रहा। आपको एक माइंड मैप बन जाएगा कि ये कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये जो राजवंश है इतने, बाकी ये तो पढ़े हुए हैं आपने, लेकिन ये जो राजवंश है बहुत नए हैं, तो इसलिए आपको बार बार ये बता देता हूँ ताकि आपको माइंड में फिक्स हो जाए कि कौन सा कहाँ है, ठीक। तो ये उज्जैन, अवंतिका, यहाँ 2 राजवंश मिलते हैं आपको। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ गर्दभील्य राजवंश, ठीक, गर्दभील्य राजवंश, और दूसरा कौन सा है आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक। गुर्जर प्रतिहार, तो गर्दभील्यों की तो राजधानी यही रही, उसके बाद गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ ले गए थे, कन्नौज, उत्तर भारत में, ठीक। ये कन्नौज किसकी राजधानी हो गई, गुर्जर प्रतिहारों की। उसके बाद नाग राजवंश, ये उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक जगह है पवाया, ठीक, जिसका पुराना नाम पद्मावती भी था, ग्वालियर में पड़ती है। ये कौन की राजधानी रही, नाग शासकों की। उसके बाद ओलिकर, ओलिकर राजवंश वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ क्या राजधानी है इनकी, दसपुर, जिसका प्राचीन नाम दसपुर था, वर्तमान नाम क्या है, मंदसौर, ठीक। उसके बाद परिव्राजक राजवंश आज पढ़ने वाले हैं इसको। ये कहाँ है, सतना, सतना में इनकी राजधानी कहाँ पड़ती है, नागौद में, ठीक, नागौद जगह है, वहां इनकी राजधानी हुआ करती थी, नागौद में, ठीक। और दूसरे ये आते हैं आपके कौन से, उच्चकल राजवंश, इनकी राजधानी भी सतना में ही पड़ती थी, जिसे क्या बोलते हैं, उच्चहरा, ठीक, जिसका प्राचीन नाम उच्चकल्प ही था। उसका गुर्जर प्रतिहार हो गया। कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश कहाँ है, आपको यहाँ मिलता है त्रिपुरी, जो कि ग्वालियर अपने जबलपुर में इनकी राजधानी थी, त्रिपुरी, ठीक। उसके बाद चंदेल, बुंदेलखंड में इनका शासन था, यहाँ इनकी राजधानी क्या थी, खजुराहो। परमार शासक, परमार राजा, राजा भोज और अन्य शासक, इनकी राजधानी क्या थी, धार, जिसका प्राचीन नाम धारानगरी था, ठीक। उसके बाद तोमर राजवंश, तोमर राजवंशी ग्वालियर में ही थे, इनकी राजधानी ग्वालियर ही रही, ठीक। गोंड राजवंश,
जबलपुर और मंडला क्षेत्र में गढ़ा इनकी राजधानी थी। यहाँ की जगह गोंड शासकों ने शासन किया, रानी दुर्गावती और आपके जो संग्राम शाह प्रमुख शासक। कच्छप घाट राजवंश ये यहाँ उत्तरी मध्य प्रदेश में हुए। इनकी 3 शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, ग्वालियर की शाखा, फिर नरवर शिवपुरी की शाखा और दुबकुंड श्योपुर की शाखा प्रमुख थी। तो ये आपका एक ब्रीफ हो गया है ना। ठीक, अगला तो परिव्राजक राजवंश पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक, देखो इनका शासनकाल 5वीं 6वीं शताब्दी, मतलब वही कि इनके समय में एक भारत का सिनारियो क्या बनेगा कि वही नीचे वाकाटक शासन हो जाएंगे, ऊपर गुप्त शासन करेंगे। उसके बाद यहाँ इनके समय उच्चकल्प और परिव्राजक लगभग एक साथ हुए हैं। ठीक, तो देखो यहाँ मुख्य अंतर उच्चकल्प और इनमें क्या हुए। ठीक, ये जो मध्य प्रदेश का मैप है, देखो इसमें यहाँ सतना में, ये सतना जगह है, यहाँ की जगह जो है नागौद कौन की राजधानी हो गई है, आपकी इसकी परिव्राजक की राजधानी हो गई। और नीचे सतना के नीचे क्षेत्र में उचेहरा हो गई। ठीक, तो जो उचेहरा के उच्चकल्प वंश के शासक है उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार इस साइड बघेलखंड साइड किया, जबकि परिव्राजकों ने अपना राजवंश का जो विस्तार है बुंदेलखंड साइड किया। इसलिए इनका क्षेत्र जो है बेसिकली बुंदेलखंड माना जाता है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, ये सतना कहाँ पड़ता है उस हिसाब से, तो ये बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका उच्चकल्प है वो किस साइड हो जाएगा, बघेलखंड में, जबकि जगह एक ही है सतना, लेकिन इनका साम्राज्य का बुंदेलखंड साइड और उनका बघेलखंड साइड। ठीक, तो ये 5वीं 6वीं शताब्दी से पूर्व में ईस्वी में इनका क्या था, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र नागौद है, ये नागौद सतना में शासन किया। ठीक, नागौद वहां की जो छोटी छोटी रियासतें थी जैसे नागौद और जसो, इन रियासतों को इन्होंने एकीकरण किया और उन पर शासन प्रारंभ कर लिया। इनके अभिलेख, तो इनके 8 प्रमुख अभिलेख प्राप्त होते हैं, जबकि उच्चकल्प के शासकों के हमने देखा था उसमें कितने शासक वो अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो उच्चकल्प के समय 9 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक, जबकि 8 अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं। ठीक, ये आप सब चीजें आप मेंस में लिख सकते हैं। 8 अभिलेख किसके प्राप्त होते हैं आपको, परिव्राजक राजवंशों। कहाँ से, खो से, जबलपुर से, बैतूल, घुमरा, मझगवा आदि जगह से इनके शासनकाल में अभिलेख जो है प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अब आता है राज्य विस्तार। तो राज्य विस्तार मैंने बताया कि ये वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र था इनका सतना साइड। ठीक, जो मध्य प्रदेश का, देखो एमपी में कोई भी चीज आप राजवंशों में हो या किसी भी चीज में बनाए तो मध्य प्रदेश का मैप जरूर बनाए। ठीक है, तो यहाँ सतना आ जाएगा। सतना क्षेत्र में इन्होंने अपना विकास इस साइड किया, जबकि उच्चकल्प शासकों ने अपना विकास जो है बुंदेलखंड की ओर किया। तो इनका साम्राज्य कहाँ हो जाएगा, वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक, उपाधि इनकी भी महाराज थी उपाधि। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद राजनीतिक स्थिति, ये गुप्तों के थे, ये गुप्तों के सामंत क्या होते थे, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। सामंत मतलब एक मुख्य शासक या बड़ा शासक होता था, उसके नीचे जो छोटे छोटे शासक शासन करते थे उनको क्या कहा जाता था, सामंत। ठीक, तो इनकी राजनीतिक स्थिति हो गई। फिर जानकारी के स्रोत, इनका खो शिलालेख नागौद सतना से प्राप्त होता है। खो एक जगह भी है ना। ठीक, तो उनके समय नागौद सतना से प्राप्त होता है। उसमें क्या हो गया, इनकी जो है अपने क्या बोलते परिव्राजक वंशों की वंशावली और उनकी समय की जानकारियां क्या क्या है वो सारी मिलती है। फिर उचेहरा गुहालेख, ये भी सतना में जगह है, वहां से मिलता है। फिर इसमें क्या है, सतना में हस्तिन के शासन काल में एक हस्तिन शासक जो है परिव्राजक वंश के बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ये 2 नंबर में आ सकते हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक, तो सतना के में ये जो उचेहरा गुहालेख है वो सतना में है, जिसमें हस्तिन के शासन काल में परिव्राजक राजवंशों की वंशावली दी गई है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये पूछा जा सकता है कि जो परिव्राजक शासकों की वंशावली कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपके उचेहरा गुहालेख से प्राप्त होती है। ठीक, त्रिपुरा दानपत्र मिलता है, बैतूल में ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र वही तांबे के एक पात्र पर अपनी समय की जो जानकारियां उपलब्धियां वगैरह राजा द्वारा लिखवाई जाती थी। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं प्रमुख शासक। ठीक, तो प्रमुख शासक, इसमें शासकों के नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस वंश के थे। ठीक, पीएससी में ऐसा ट्रेंड रहा है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 3 कलचुरी के शासक दिए गए थे और एक अन्य शासक दिया गया था, पूछा था कि इसमें से कौन सा शासक किस वंश का है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए प्रमुख शासक ध्यान नहीं रखना कि कौन कौन सा किस वंश का है। ठीक, चलो देवाड या देवादय इसके प्रमुख शासक होते हैं। ठीक, फिर प्रवंजन, दामोदर, हस्तिन, सबसे इंपॉर्टेंट शासक हस्तिन है, और संक्षोभ इसके अंतिम शासक होते हैं। ठीक, तो ये आपके प्रमुख शासक हो गए। उसके बाद देवाट या देवादय, ठीक, ये शासक हो गए। उसके बाद परिव्राजक वंश के संस्थापक, देवाट या देवादय, इनके शासक है संस्थापक। ये पीएससी का सबसे प्राइम क्वेश्चन होता है
कि वो संस्थापक के बारे में पूछ ले। ठीक, राजधानी नागौद कहाँ पड़ती है? सतना। ठीक, उसके बाद इनकी जानकारी, वही खोर शिलालेख, ये कहाँ है? सतना में। ठीक, उसके बाद राजनीतिक स्थिति, ये गुप्तों के सामंत थे, ये हो गया। ठीक, क्योंकि तो गुप्तों ने इनको जीत लिया था, और जो सबसे पहले उच्चकल्प के शासक थे वो कलचुरियों के थे। इनका उत्तराधिकारी जो है देवाढ्य या देवादय का उत्तराधिकारी कौन होता है? प्रबंधन होता है। ठीक, चलो, तो ये देवाढ्य है, 2 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि संस्थापक और प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। हस्तिन सबसे इंपॉर्टेंट शासक है परिव्राजक वंश के, हस्तिन। ठीक, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक होते हैं। उचेहरा ग्वालियर कहाँ है? सतना। ठीक, में परिव्राजकों की वंशावली दी गई है, किसके समय में लिखा गया? अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ये हस्तिन के समय में लिखा गया। कहां से मिलती है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसके समय में, किसके द्वारा लिखा गया? तो हस्तिन के द्वारा। ठीक, चलो, निर्माण, इन्होंने क्या क्या बनवाया? क्या क्या बनवाया? तो गुप्त शासक इनके जो ऊपर शासन कर रहे थे, या गुप्तों के अधीन ये लोग शासन कर रहे थे सामंत के रूप में, तो गुप्तों के अधीन इन्होंने नागौद और भूमरा में, ठीक, आपने नागौद और भूमरा में शिव मंदिर पढ़े होंगे, जब गुप्त साम्राज्य आपने पढ़ा होगा तो इनके समय में बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो कि प्राथमिक मंदिरों के उदाहरण के रूप में भी दिए जाते हैं। नागौद और भूमरा, वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया था? तो हस्तिन ने करवाया था। किसके माध्यम से, मतलब किसके लिए करवाया था? तो ये गुप्तों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये ध्यान रखना। ठीक, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके। इनका संबंध उच्चकल शासक सर्वनाथ। ठीक, जब अपन ने उच्चकल पढ़ा था तो सर्वनाथ और इनके समय में क्या हुआ, दोनों के संबंध देखने को मिले थे। एक ही शिलालेख पे इनके वो मतलब उल्लेख भी मिले थे। इन्होंने भोग भूमि दान की थी। ठीक, भोग भूमि मतलब जो ऐसी भूमि जिसपे आप अन्न उगा सकते हैं, ठीक, खेती बाड़ी की जा सकती है, उसको भोग भूमि कहा जाता है। तो उनको ब्राह्मणों को इन्होंने दान दी थी। तो ये हस्तिन शासक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिव्राजक वंश के लिए। ठीक, तो इनके ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने शिव मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ठीक, अब देखो, चूंकि अब बहुत सारी चीजें क्या होती है, इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे शिव मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इनका जो शैव संप्रदाय की ओर झुकाव रहेगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इनके जो उत्तराधिकारी है संक्षोभ होते हैं, संक्षोभ जो कि इस वंश के लास्ट शासक भी होते हैं। ठीक, हाँ, उसके बाद आते हैं संक्षोभ। ठीक, तो इनकी जानकारी बैतूल और खुह ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक, ताम्रपत्र बता चुका हूं। डाहल, ये जब प्राचीन भारत आप पढ़ोगे इतिहास में, तब डाहल बहुत मिलता है। तो डाहल जो है जबलपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक, डाहल मतलब इसका जो अर्थ होता है कि ऐसा शासन, ऐसा राज्य क्षेत्र जहां जंगल बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। ठीक, तो डाहल क्षेत्र जो है जबलपुर में मिलता है, वहां शासन किया। ठीक, तो ये डाहल का आपको बार बार, जैसे आप समुद्रगुप्त पढ़ोगे वहां भी उल्लेख मिलेगा कि उन्होंने डाहल को जीता था ये। ठीक, तो डाहल जबलपुर साहिब संक्षोभ ने शासन किया था। ठीक, अभिलेख में डाहल और 18 आटविक राज्य। ठीक, आटविक क्या होता है? ऐसे जंगलों में स्थित राज्य होते हैं आटविक। तो 18 आटविक राज्यों का स्वामी बताया, मतलब इन्होंने इन डाहल को तो जीता ही जीता, जबलपुर को, क्योंकि उस समय तक क्या हुआ, कलचुरियों की शक्ति जो है क्षीण हो गई थी, मतलब कम हो गई थी। तो उस समय संक्षोभ का जो है विकास हुआ और उन्होंने डाहल और 18 आटविक राज्य, मतलब जंगलों में छोटे छोटे राज्य थे। आप जब समुद्रगुप्त की विजय पढ़ेंगे उसमें भी आटविक राज्यों का जीतने का उल्लेख बताया है, जो कि कहां से, आपके जबलपुर से लेकर उत्तर प्रदेश गाजीपुर, इस पूरे क्षेत्र में आटविक राज्य फैले हुए थे। तो वो संक्षोभ ने जीत लिए। ठीक, इनके समकालीन समुद्रगुप्त था। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि 18 आटविक राज्यों को जीता, डाहल को जीता। तो समुद्रगुप्त के जो उत्तर भारत का अभियान हुआ जीतने का, उसमें कहीं ना कहीं संक्षोभ ने इनका साथ दिया हुआ। ठीक है, चलो, परिव्राजक राजवंश का अंतिम शासक बता चुका हूं, ये प्राइम क्वेश्चन रहते हैं पीएससी के। अभिलेखों में इन्होंने भी गुप्त संवत का प्रयोग किया। अब गुप्त संवत का कौन है? इन्होंने प्रयोग किया, कौन है? अपने उच्चकल्प के शासकों ने और परिव्राजक शासकों ने भी किया। तो गुप्त संवत का प्रयोग किया, मतलब कहीं ना कहीं ये गुप्त संवत का इन पे, मतलब गुप्त साम्राज्य का प्रभाव हुआ, क्योंकि समुद्रगुप्त शासक जो कि पूरे भारत को जीता इन्होंने, तो इन्होंने इनके मतलब परिव्राजकों को भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका परिव्राजक राजवंश। तो ऐसे ही राजवंशों की अपनी सीरीज चल रही है, इसमें अपन 5-6 राजवंश पढ़ चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर देना। ठीक।